हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम संविधान के सभी अनुच्छेद एक ही वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। संविधान का अनुच्छेद एक क्या कहता है? ये बताता है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। और अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। और अनुच्छेद नंबर 3 है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। देखिए, मान लीजिए अभी हम कोई भी चीज़ तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसका हम नाम सोचते हैं। तो आर्टिकल 1 में उसका नाम आ गया, उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, ये आ गया। फिर उनके राज्यों का प्रवेश और स्थापना किस तरह से की जाएगी, ये हमारा सेकंड स्टेप होता है। तो आर्टिकल 2 में ये है। और उसके बाद राज्य का निर्माण और उसकी सीमाएं क्या होंगी, ये आर्टिकल 3 में है। इस तरह से याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। ये कह रहा है कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में संशोधन और उनके और 2 और 3 के अधीन जो विधियां बनाई गई हैं, ये बताता है उनके बारे में आर्टिकल 4। आर्टिकल 5 बात करता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब जो संविधान के प्रारंभ में कौन नागरिक होगा, ये कहा गया है आर्टिकल 5 में। ये 5 से 11 तक है जो नागरिकता के बारे में बताता है, ठीक है। आर्टिकल 6 है भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताता है। जो जब देश आज़ाद हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, और तब कौन व्यक्ति भारत के नागरिक थे, जो व्यक्ति पाकिस्तान से आए थे, ये बताता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। आर्टिकल 7 कहता है कि जो पाकिस्तान चले गए थे उस टाइम पर, तो वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 8 बताता है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। ये कहता है कि यदि कोई भारत का नागरिक रहते हुए होते हुए तो स्वेच्छा से मतलब बाहर रहता है, मतलब वहाँ की उसने नागरिकता ग्रहण नहीं की है, तो वह फिर भी भारत का नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। ये कहता है कि यदि किसी ने विदेश की नागरिकता ले लिया या किसी अन्य देश की, तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। आर्टिकल 10 बोलता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, मतलब जब तक कि विधि द्वारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ द्वारा किसी के अधिकार नहीं छीने, वो भारत का नागरिक बना रहेगा। आर्टिकल 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। ये आर्टिकल संसद को एम्पावर करता है विनियमन करने के लिए, नागरिकता के लिए कानून बनाने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है आर्टिकल 12। राज्य में क्या क्या आएंगे, ठीक है। इसमें लोकल अथॉरिटीज और पार्लियामेंट हो गई, ठीक है, और राज्य की विधानसभा, लेजिस्लेचर, ये सभी इसमें आते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 13 है मूल अधिकारों को असंगति या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। इसमें लॉ की डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 14 बात करता है विधि के समक्ष समानता, ठीक है, और विधियों का समान संरक्षण भी आर्टिकल 4 में ही है, 14 में, सॉरी। अब देखते हैं आर्टिकल 16 बात करता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब कि प्रत्येक नागरिक को जो राज्य के अंतर्गत सेवाएं आती हैं, सर्विस पाने का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 17 बात करता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत भेदभाव का अंत करता है आर्टिकल 17। ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। और आर्टिकल 18 बात करता है उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी व्यक्ति राज्य की बिना सहमति के किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। आर्टिकल 19 बात करता है वाक की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 20 बात करता है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब कि यदि किसी को, ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन के खिलाफ संरक्षण देता है, अपने ही खिलाफ, मतलब कोई व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 21 बात करता है प्राण और दैविक स्वतंत्रता, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का और मतलब कहते हैं गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21A बात करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ये कब जोड़ा गया था? 86 अमेंडमेंट के साथ, ठीक है। पूछ लिया जाता है कौन सा अमेंडमेंट है, तो 86 का 2000, ठीक है। आर्टिकल 22 बात करता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम, ओके।
और आर्टिकल 24 बात करता है कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध है ये। और आर्टिकल 25 बात करता है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। ये पूछ ले जाते हैं ये तीनों, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना इन्हें। 25 में धर्म का आचरण प्रचार की स्वतंत्रता, 24 में कारखानों बालकों का नियोजन, 23 मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम, 22 में था गिरफ्तारी से संरक्षण, 20 में क्या देखा था हमने, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। 26 बात करता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब कि हर एक व्यक्ति को अपनी धार्मिक कार्य को मैनेज करने का, उन्हें बनाने का अच्छे से अधिकार होगा, ठीक है। आर्टिकल 29 बात करता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है। और आर्टिकल 30 बात करता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, मतलब कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकेंगे, उनका प्रशासन कर सकेंगे कौन, अल्पसंख्यक वर्ग। ये दोनों ही अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हैं, आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 32 बात करता है अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, इसे संविधान की आत्मा भी कहा, किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आर्टिकल 36 बात करता है डेफिनेशन, 36 में डेफिनेशन दी गई है स्टेट की, जो हमने 12 में देखी, ठीक है। आर्टिकल 40 बात करता है ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 48 बात करता है कृषि और पशुपालन का संगठन, ध्यान रखना 40 ग्राम पंचायतों का, 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 48A बात करता है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 49 बात करता है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ठीक है। आर्टिकल 48A इंपोर्टेंट है क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड है, क्वेश्चन हमेशा बना रहता है, तो आर्टिकल 48A पूछ लेगा पर्यावरण से संबंधित कौन सा है, ठीक है। आर्टिकल 40 बात करता है मोस्ट इंपोर्टेंट है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 बात करता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में। आर्टिकल 51A मूल कर्तव्य 42nd अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है, जोड़े गए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, पूछ लेता है इस क्वेश्चन को 1976 का। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताता है। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये कहता है आर्टिकल 53। 54 बात करता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, और 55 बात करता है निर्वाचन की नीति क्या होगी, ठीक है। 57 बात करता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब कि राष्ट्रपति फिर से री इलेक्टेड हो सकते हैं, मतलब फिर से उनका निर्वाचन हो सकता है, फिर से पद धारण कर सकते हैं। आर्टिकल 58 बात करता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या होंगी, ठीक है, वही भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये सब चीजें होंगी, ठीक है। आर्टिकल 59 बात करता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या होंगी। आर्टिकल 60 बात करता है राष्ट्रपति की शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेंगे, ठीक है। आर्टिकल 61 बात करता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति। आर्टिकल 62 बात करता है राष्ट्रपति पद पर व्यक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां क्या होंगी, ये बताता है 62। आर्टिकल 63 बात करता है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये कहता है, ठीक है। आर्टिकल 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। 67 बताता है उसकी पदावधि क्या होगी। 68 उपराष्ट्रपति पद की रिक्त भरने के लिए निर्वाचन जो है उसका पद रिक्त होता था, किस तरह से निर्वाचन होगा। आर्टिकल 69 बात करता है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, और हमने राष्ट्रपति कहाँ देखी थी 60 में, ठीक है। आर्टिकल 70 बात करता है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, मतलब कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर न हो तो उस समय राष्ट्रपति कार्य करेगा। आर्टिकल 71 बात करता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय क्या होंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी विवाद हैं, ये कहता है कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आर्टिकल 72 बात करता है क्षमादान करने की शक्ति। हम देखते हैं कि जब किसी को मृत्युदंड दिया जाता है तो उसके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि वह राष्ट्रपति के पास दया याचिका लेकर जाए। आर्टिकल 73 है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ये बताता है। आर्टिकल 75 बताता है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध क्या होंगे। आर्टिकल 76 बताता है भारत के महान्यायवादी के बारे में।
कहते हैं देश में सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, वो होता है भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 77 बात करता है भारत सरकार के कार्य का संचालन कैसे किया जाए, कौन करेगा। आर्टिकल 78 बात करता है राष्ट्रपति को जानकारी देने की प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। आर्टिकल 79 बात करता है संसद का गठन कैसे होगा। आर्टिकल 80 बात करता है राज्यसभा की संरचना कैसे होगी। आर्टिकल 81 बात करता है लोकसभा की संरचना कैसे होगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें याद करने का एक सिंपल तरीका है सर ला। तो स से 79 में संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। 79 टू 81 याद कर लेना अच्छे से। आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि बताता है, इसकी कितनी होगी। आर्टिकल 84 बताता है संसद के सदस्यों के लिए अर्हता यानी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। आर्टिकल 85 बात करता है संसद का सत्रावसान और उनका विघटन। 87 बताता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 88 बताता है सदनों के बारे में मंत्रियों महान्यायवादियों के क्या अधिकार होंगे। आर्टिकल 89 बताता है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 19 बात करता है उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। आर्टिकल 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति के बारे में बताता है। आर्टिकल 92 सभापति उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, ये कहता है आर्टिकल 92। 93 कहता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। आर्टिकल 94 कहता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। 95 है अध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियां क्या होंगी। 96 है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद को हटाने का संकल्प हो तब वह पीठासीन नहीं रहेंगे यानी पद पर आसीन नहीं रहेंगे। आर्टिकल 97 बताता है सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते क्या होंगे, ये बताता है आर्टिकल 97। 98 संसद का सचिवालय बताता है। 99 सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान बताता है। आर्टिकल 100 बताता है सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्यों की शक्ति और गणपूर्ति, ये बताता है कॉरम कितना होगा, ये होगा 110। पूछ लिया था कॉरम कितना होगा 110 कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 100 में। आर्टिकल 108 बात करता है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट मीटिंग, ये पूछ लेता है 108 में है, ठीक है। आर्टिकल 110 कहता है धन विधेयक की परिभाषा, मनी बिल की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन। आर्टिकल 111 बताता है विधेयकों पर अनुमति किसकी, राष्ट्रपति। और आर्टिकल 112 बात करता है वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 118 कहता है प्रक्रिया के नियम क्या होंगे, ठीक है। आर्टिकल 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी। और आर्टिकल 123 बात करता है संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश देने की शक्ति। आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उनका गठन बताता है। आर्टिकल 125 न्यायाधीशों का वेतन बताता है। आर्टिकल 126 कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में बताता है। और आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के बारे में बताता है। आर्टिकल 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति बताता है। और आर्टिकल 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। आर्टिकल 130 बताता है उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ होगा। आर्टिकल 131 बात करता है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 137 बात करता है निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, ठीक है, एडवाइजरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 144 बात करता है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करना। आर्टिकल 148 भारत का महानियंत्रक लेखा परीक्षक के बारे में बताता है यानी कैग के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां क्या होंगी, ये बताता है। आर्टिकल 150 संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप क्या होगा, ये बताता है। आर्टिकल 153 राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताता है। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति।
आर्टिकल 156 राज्यपाल की पदावधि। आर्टिकल 157 राज्यपाल की नियुक्त होने की अर्हताएं। आर्टिकल 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें। आर्टिकल 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। ये पूछ सकता है राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा 159 में। आर्टिकल 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य पद हैं। 165 में राज्य का महाधिवक्ता है, ठीक है, और राज्य सरकार का कार्य का संचालन 166 में है। 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। 168 में राज्य के विधानमंडल का गठन। 170 में विधानसभाओं की संरचना। 171 में विधान परिषदों की संरचना। आर्टिकल 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 177 सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के कर्तव्य। 178 है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 179 है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना है। 180 है अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्तियां। आर्टिकल 181 बात करता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 182 बात करता है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 183 सभापति उपसभापति का पद रिक्त होना, पद से त्याग से हटाया जाना। आर्टिकल 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। 185 सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प 50 दिन होने पर उसका पीठासीन न होना। 186 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति के वेतन और भत्ते। 187 में है राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। 189 सदनों में मतदान रिक्तियों को होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति है। 199 में धन विधेयक की परिभाषा है, ठीक है। 200 में विधेयकों पर अनुमति है। 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण है और 213 में विधानमंडल में अध्यादेश करने की राज्यपाल की शक्ति पूछ लिया जाता है। राज्यपाल की विधानमंडल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में है। आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय कहाँ था? 124 में। आर्टिकल 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 216 उच्च न्यायालय का गठन है। आर्टिकल 217 है उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति उनकी पदावधि और शर्तें हैं। आर्टिकल 221 न्यायाधीशों का वेतन है। आर्टिकल 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण है। आर्टिकल 223 है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, ठीक है। आर्टिकल 224 है न्यायाधीशों की नियुक्ति। 226 है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय शक्ति पूछ लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की 32 में है और हाई कोर्ट की 226 में। 231 है दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 233 है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 241 है संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय। 243 है पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां। 244 है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। 252 है दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की शक्ति है, ठीक है। 254 है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में संगति है। 256 है राज्यों की और संघ राज्यों की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण है। 262 है अंतरराज्य नदियों व नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का निर्णय है। 263 है अंतरराज्यीय विकास परिषद का गठन पूछ लिया जाता है। 263 अनुच्छेद 266 है संचित निधि। 267 है आकस्मिकता निधि, दोनों इंपोर्टेंट है। 269 है संघ द्वारा गृहीत और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। 270 है संघ द्वारा इकट्ठे किए गए कर और संघ राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। 280 इंपोर्टेंट है, वित्त आयोग के बारे में बताता है। 281 है वित्त आयोग की सिफारिशें। 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293 राज्य द्वारा उधार लेना। 300 में संपत्ति का अधिकार है जो कि 44 अमेंडमेंट द्वारा इसे
लाया गया था। ठीक है, 301 है व्यापार वाणिज्य समापन की समागम की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 309 है राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें हैं। ठीक है, 310 है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि है। 313 संक्रमणकालीन उपबंध है। 315 है संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 316 है सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाया जाना, निलंबित किया जाना। पूछ लेता है हटाया जाना कौन से आर्टिकल में है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य हैं। 323 ए प्रशासनिक अधिकरण। 323 बी अन्य विषयों के लिए अधिकरण। 324 है निर्वाचनों के अध्यक्षण निर्देशित नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन करता है। और अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है। अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण है। 343 है संघ की परिभाषा। 344 राज्य भाषाओं के संबंध में आयोग और संसद की समिति शक्ति। 350 है प्राथमिक स्तर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं हैं। 351 है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 352 है आपात की घोषणा का प्रभाव। 356 है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा उपबंध। अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 368 है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति है। पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 377 है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, पूछ लिया जाता है ये भी, आर्टिकल 377। और आर्टिकल 378 है लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट सारे आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको करा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।